नमस्कार सभी को। आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम। मेरा नाम है हर्षिता और मैं जर्नलिज्म एंड मीडिया स्टडीज डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर एसी हूँ। और आज मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर BS कालाकोटी जी, जिन्होंने आज यहाँ पर्यावरण दिवस पर अपना एक लेक्चर दिया था, एक प्रेजेंटेशन दी थी। इसीलिए हमने सर को रिक्वेस्ट किया कि आज वो हमारे रेडियो स्टूडियो आए और अपने बारे में थोड़ा और जानकारी दे, अपनी करियर की जर्नी के बारे में कुछ और जानकारी दे और हम हमारी नॉलेज और बढ़ाएं। स्वागत है सर आपका हेलो हल्द्वानी रेडियो स्टूडियो। धन्यवाद हर्षिता। सर मैं आपके बारे में पढ़ रही थी और मैंने देखा कि आप बॉटनी विषय से ताल्लुक रखते हैं। आपने शुरू की अपनी पढ़ाई बॉटनी में करी, तो मैं आपकी जर्नी जानना चाहती हूँ और कैसे आपने अपनी एजुकेशन किन विषयों में करी और कहाँ से करी, और साथ में आपने कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप कार्यरत थे और उसके बाद फिर आपने कैसे एक प्राइवेट फर्म में आपका जो शिफ्ट हुआ डाबर में, सर वो करियर जर्नी में जानना चाहती हूँ। मैंने हाई स्कूल जो है कपकोट से किया है, जो बागेश्वर जिले के दूरस्थ हिली टेराइन में आता है। और उसके बाद मैं हाई स्कूल पास करने के बाद नैनीताल CRST इंटर कॉलेज में मैं बहुत देरी से आया। जुलाई में 14 जुलाई को एडमिशन हो जाते थे पहले, मैं अगस्त में आया 15 अगस्त के बाद। अच्छा। तो बहुत देर हो गई थी। GIC में मैं जा नहीं पाया, वहाँ फुल हो गई थी। फिर CRST में बड़ी मुश्किल से एडमिशन मिला। तो 12वीं करने के बाद मैंने BSc किया। कई लोग बोलते थे आप पॉलिटेक्निक करो। अच्छा। तो मैंने नहीं, हम ग्रेजुएशन करेंगे। उसके बाद उन दिनों बॉटनी का बहुत स्कोप था। मेरा केमिस्ट्री में भी एडमिशन हुआ था, जूलॉजी में भी, बट मैंने बॉटनी थोड़ा प्रकृति के नज़दीक जाए, हम गांव से भी प्रभावित थे। तो बॉटनी से MSc करने के बाद हमने तुरंत PhD करी बॉटनी में ही। कितने हम बचपन से देखते थे खेतों में कितने किस्म की घास फूस होती हैं, कितने हर्ब हैं। तो उससे प्रेरणा मिलके हमने MSc के बाद PhD करी डायरेक्ट। और कुमाऊं यूनिवर्सिटी का मैं टैक्सोनॉमी में फर्स्ट स्टूडेंट था जिसने इसमें PhD करी। पहले इससे पहले किसी ने किया नहीं था, क्योंकि इसमें फील्ड वर्क बहुत होता है और रहने की तकलीफ, खाने की तकलीफ, अकेले जाना, उसमें बड़ी डेयरिंग चाहिए होती है। तो PhD करने के बाद हमें तुरंत NVRI में नौकरी मिल गई थी। वहाँ हम मध्य प्रदेश में जो आदिवासी एरिया हैं वो अपने दैनिक जीवन में क्या क्या हर्ब यूज करते हैं, वो फूड हो, क्लॉथिंग हो, शेल्टर हो और मेडिसिन हो, इस सब चीज़ों का हमने 2 साल सर्वे किया। बहुत सारे डेटा हमने जनरेट किए, मध्य प्रदेश से बस्तर हो और झाबुआ हो, T नरसीपुर हो, सारे एरिया हमने छान डाले थे। उसके बाद इसी बीच हमको एक जर्मन कंपनी, प्राइवेट कंपनी से ऑफर आ गया कि हमको वी नीड यू। अच्छा। हाँ, वी नीड यू ऐड ही था। तो हम टूर में गए थे बस्तर, वहीं से हमने एक एप्लीकेशन डाल दी। तो 1 महीने बाद हमको कॉल आ गई। तो उसके बाद उसमें 15 लोग आए थे ऑल इंडिया से, बिकॉज ये मल्टीनेशनल कंपनी है, वो ऑल इंडिया स्क्रीन करते थे। उसके बाद जब 3 लोग बच गए तो मुझे लगा कि हमारा यहाँ सिलेक्शन हो गया है। तो वहाँ पर उन्होंने कहा हम आपको NVRI से डबल सैलरी देंगे और उसके बाद यहाँ पर घर भी देंगे रहने को, तो काम ही तो करना है। तो उसके बाद हम आ गए वापस। हमने 6 महीने लिया वो कंपनी को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि लोग बोलते थे सरकारी नौकरी छोड़ के मत जाओ, तो मन में द्वंद्व चलता था। अल्टीमेटली हमें एक डोगरा जी मिले हिमाचल प्रदेश, उन्होंने कहा बेटा चले जाओ, तो मुझे बहुत बढ़िया कंपनी है। लखनऊ में भी उसकी ब्रांच थी, उन्होंने वहाँ घुमाया मेरे को। तो वहाँ के एक ब्रांच मैनेजर थे KG सुब्रमण्यन, उनने भी बहुत प्रोत्साहित किया। तो मैं चला गया। फिर उन्होंने मुझे जर्मनी भेजा। जर्मनी में उनका ये है कि नेचर से जो पेड़ पौधे हैं उनसे इंग्लिश दवा, ड्रग कैसे बनाई जाए। तो उनका सिस्टम था हमारे आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, चाइनीज सिस्टम से इंग्लिश मेडिसिन कैसे बनाई जाए। तो मैंने उनको पूछा एक बार, आप क्यों नेचर से बनाते हैं, केमिकल से क्यों नहीं बनाते। तो उन्होंने कहा नेचर से जो आता है वो बड़ा सेफ रहता है, साइड इफेक्ट कम होते हैं। तो हम फिर जर्मनी गए, वहाँ ट्रेनिंग लिया। उसके बाद बॉम्बे में उनका R&D था, वहाँ उन्होंने मुझे रिलोकेट किया। फिर उसमें हमने 15 साल काम किया। उसके बाद हम काफ़ी ट्रेंड हो गए, तो टाटा वालों ने भी मुझसे काम करवाया। एक इंडोनेशियन हल्दी होती है, वो हल्दी का एक गांठ करीब 2.5 kg 3 kg की होती है। अच्छा। उसका नाम है कर्क्यूमा जेंथोराइजा। अच्छा।
उसमें 8% तो ऑयल होता है और 12-14% कुरक्यूमिन होती थी, जो एंटी डायबिटिक एंटी कैंसरस है, उसमें हमने काम किया। फिर धीरे धीरे हम आखिरी में डाबर में आए, डायरेक्टर रहे, डाबर में भी काम किया और उसके बाद डाबर से हम रिटायर हुए। उसके बाद भी अभी हम उत्तराखंड में 2 फैक्ट्रियाँ लगाई थी मैंने, एक धमोला में हिमेक्स करके लगाई। अच्छा। हाँ, दूसरी अभी बाजपुर में बरहनी एक जगह है, वहाँ पर हमने हर्बल न्यूट्रास्यूटिकल, फ्रूट प्रोसेसिंग एंड एडिबल ऑयल की फैक्ट्री लगाई है। अभी पिछले महीने ही प्रोडक्शन चालू हुआ है। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो पहाड़ के जितने फ्रूट हैं, हम लोगों को, पहाड़ के लोगों को प्रेरणा देना चाहते हैं कि आप उगाइए, रिहेबिलेट होइए, घर वापसी कीजिए, जितने फ्रूट आप उगाइए हम खरीदने को तैयार हैं, मार्केट है। वैसी जड़ी बूटियाँ उगाइए और ऐसे मस्टर्ड उगाइए, तो हम उसको प्योर चीज़ लोगों को दी जाए, और इसमें हम इन्वॉल्व हैं। उसके अलावा मैं उत्तराखंड वन विभाग का नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो जड़ी बूटी पहाड़ों में लगाए, पलायन रोकें, उसका भी एक सदस्य हूँ। और इसके अलावा देहरादून में एक है सेंटर ऑफ एरोमेटिक प्लांट्स, सुगंधित पौधा केंद्र, उसका भी मैं एडवाइज़र हूँ। वहाँ भी उनको सहायता करता हूँ मैं, और कैसे उनकी मशीनरी लगाई जाए ऑयल निकालने के लिए, डिस्टिलेशन कैसा हो, ये सब। इसके अलावा हम टाइम मिलता है शाम को तो 1 घंटा हिंदी साहित्य में माँ सरस्वती का भंडार भी बढ़ाते हैं, नेचर पर कविताएं लिखते हैं, कभी ये पर्यावरण दिवस पर निबंध लिखते हैं, ऐसे जनता को जागरूक करते हैं। इसके अलावा हम स्कूल में मैगजीन, स्कूल की मैगजीन को, बच्चों को कैसे ट्रेन किया जाए, हर महीने में 2 स्कूल के मैगजीन्स में एक जड़ी बूटी का जो है लेख लिखता हूँ, उनके कहाँ पाया जाता है, उसका संरक्षण कैसे करना है, उसकी क्या क्या उपयोगिताएं हैं, ये सारी चीज़ें हम स्कूल के बच्चों से ही ट्रेन कर रहे हैं, तो उनको अवेयरनेस आए। क्योंकि जो ग्रोन अप हो गए वो तो बदलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बच्चे जो है मोल्ड हो जाते हैं, टेंडर हैं, तो वो सीखेंगे तो उनका नॉलेज भी बढ़ेगा, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। 100 में से 2 तब भी आएंगे। तो इस प्रकार हर महीने हम कुछ न कुछ लेख लिखते रहते हैं, और हिंदी साहित्य की भी हम शोभा बढ़ाते हैं, और माँ सरस्वती का भंडार में वृद्धि कर रहे हैं। इस बार की थीम क्लाइमेट एक्शन थी, और जैसे आपने प्रेजेंटेशन में बताया और शुरू में ही कह दिया था कि अब एक्शन में थोड़ी देरी हो चुकी है, तो मैं उसी से रिलेटेड पूछना चाहूँगी कि अब इतने साल हो गए हैं, 30, 40, 50 साल हो चुके हैं, एनवायरनमेंट की जो डिबेट ये चलती आ रही है कॉन्स्टेंटली, तो इसमें आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं कि क्या सचमुच देर हो गई है, या आज किस गति पर है ये वाली कॉन्वर्सेशन? अर्षिता, देरी नहीं, बहुत देर हो गई है, ये हमको बहुत पहले जाग जाना था। और जो परिस्थिति आज है ये मैन मेड है, नेचुरल नहीं है। ओवर पॉपुलेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, और इसके अलावा हमारे जो विचार हैं, थॉट हैं, वो अपने लिए सेल्फ सीमित रह गए हैं, और दूसरे की सुविधा हम नहीं देखते हैं। प्रकृति को हम कैसे उसका उपयोग करें, प्रकृति से जो हम जितनी हमको आवश्यकता है उतना प्रकृति धरती माता हमको देती है, लेकिन हम उसमें ग्रीड हो गए हैं, उसका दोहन कर रहे हैं, हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो बेतरतीब दोहन बहुत अच्छी बात नहीं है। तो उत्तराखंड तो इतना सुंदर स्टेट है, ऐसा स्टेट कहीं नहीं है पूरे दुनिया में। नीचे तराई है, ऊपर भाबर है, फिर यूरोपियन क्लाइमेट है, लेसर हिमालयज है, हायर हिमालय, यहाँ हर किस्म की 11,000 फीट तक यहाँ टिम्बर लाइन है, उसके बाद 14,000 फीट तक भी वेजिटेशन है। तो इतना सुंदर प्रदेश तो कहीं है ही नहीं। केवल जरूरत है इसको संजोए रखना, इस धरती में जो चीजें उनका सदुपयोग करना, दुरुपयोग न करना। जी सर, आपने आज प्रेजेंटेशन में भी बहुत ही प्यारी कविता से शुरुआत करी थी, जिसकी वजह से पूरा समा भी बन गया था और सबका एकदम ध्यान उजागर हो गया था। और क्योंकि हम अभी साहित्य की ही बात कर रहे हैं और साथ साथ एनवायरनमेंट की भी बात कर रहे हैं, तो ये बात करनी भी जायज़ होगी कि उत्तराखंड भी हमेशा से ऐसा ही एक राज्य रहा है जहाँ पे कवि जो हैं वो हमेशा से पर्यावरण प्रेमी अपने आप ही रहे हैं। और मैंने रामचंद्र गुहा जी की एक किताब पढ़ी है, एनवायरमेंटलिज्म और ग्लोबल हिस्ट्री, उसमें भी उन्होंने इसी तरह का एक कंपैरिजन किया था कि कैसे जब एनवायरमेंटलिज्म की बात हुई थी, फॉर्मली तो हम लोग उसको इसी टाइम पीरियड में लोकेट करते हैं 1972, या फिर जो रेचल कार्सन की किताब आई है साइलेंट स्प्रिंग, उससे जोड़ा जाता है फॉर्मली। बट एक्चुअल में इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद
ब्रिटेन में जो विलियम वर्ड्सवर्थ की जैसे कविताएं हैं, जैसे डैफोडिल्स ही क्यों ना हो गई, जिसमें वो वापस लंदन जैसे पोल्यूटेड शहर से वापस अपने कंट्री साइड जाने की बातें कर रहे हैं, वो भी एक तरह का एनवायरमेंटलिज्म माना जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी तरह की पोएट्री और उसी तरह का साहित्य हमें उत्तराखंड में भी खूब देखने को मिलता है, गिरदा की कहानियों में, कविताओं में। और मैं अब आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि आज आप उत्तराखंड को किस दृष्टि से देखते हैं? जैसे उत्तराखंड मेरी नज़र में तो एक ऐसा राज्य रहा है जो कभी एनवायरमेंटल कॉन्वर्सेशन में कभी बैकवर्ड नहीं रहा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर हम 1920 की बात करें तो एक अरुण अग्रवाल जी हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में, उन्होंने एनवायरमेंटलिटी करके एक कॉन्सेप्ट निकाला था जो गवर्नमेंटलिटी से प्रेरित था, फूको का। और उन्होंने ये बोला था कि 1920 में जब भारत एक कॉलोनी था और उत्तराखंड भी उसी का हिस्सा था, तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ रेलवे एक्सपैंड करने के लिए पेड़ कटवाए। तो उस वक्त कुमाऊं के जो लोग थे 1920 में, उन्होंने वो उस ऑर्डर का विरोध करने के लिए अपने खुद के जंगल जला दिए। और फिर उसके बाद 1970-1980 में हमने देखा चिपको मूवमेंट जो शुरू हुआ, वो इतना बड़ा कॉन्वर्सेशन स्टार्टर था एनवायरनमेंट का। और वो सारे वो लोग कोई पढ़े लिखे लोग नहीं थे, वो लोग वही थे जिनका जीवन डायरेक्टली जंगलों पर डिपेंड करता था, और उन्होंने एकदम आवाज़ उठाई। और उसके बाद चिपको मूवमेंट एक यूनिफिकेशन बन गया, एक तरह से कम्युनिटी का यूनिफिकेशन बन गया। तो उत्तराखंड का जो इतिहास रहा है, मेरे कहने का मतलब ये है कि वो काफ़ी एक्टिव रहा है, बट अब वो कॉन्वर्सेशन, वो डायलॉग उतना नज़र में नहीं आता। तो मैं पूछना चाहूँगी कि आप इस चीज़ को किस दृष्टि से देखते हैं कि उत्तराखंड में ऐसा क्यों हो गया है कि ये जो डायलॉग है इसमें कहीं ना कहीं क्रैक आ गया है? वो इसलिए है कि हम लोग हो गए मनी माइंडेड, स्वार्थी हो गए हैं। प्रकृति जो भी उत्तराखंड में आता है वो प्रकृति को देख के वैसे ही मुग्ध हो जाता है। तो प्रकृति का तो यहाँ आकर्षण है ही है। तो लोगों का मन कविता करने लिखने का भी मन करता है, उनको एक किस्म का बैराग आ जाता है। आप ऊंचे हिमालय में, आप चाहे मायावती जंगल हो लोहा घाट में, चाहे आप रानीखेत की तरफ जाइए, ऊंचे हिमालय पिथौरागढ़ के ऊपर जाइए, आप जोशीमठ से आगे जाइए, तो सारी चीज़ें जो है प्रकृति जो है इंसान को आकर्षित तो करती है, तो कवि भाव उसमें आता है। लेकिन जैसा उत्तराखंड हो जाना चाहिए था वो उतना नहीं हो पाया। वो इसलिए है कि रोड तो चली गई हमारे यहाँ, रोड तब आई जब लोग वहाँ से निकल गए। वहाँ पर प्राइमरी स्कूल जो है अच्छे स्कूल नहीं बने, अच्छे हेल्थ सेंटर नहीं बने। ये एक कारण है। अपने बच्चे को हर कोई पढ़ाना चाहता है, भले माँ बाप अनपढ़ रहे हों, लेकिन अपने बच्चे को हर कोई पढ़ाना चाहता है। वहाँ पर स्कूल होते, जैसे नैनीताल में प्राइवेट स्कूल थे, जो पैसे वाले वहाँ पढ़ा लिया। सरकारी स्कूल वहाँ पर होते, अच्छे स्कूल होते, तो वो जो है वहाँ पर रुकते, बच्चों को पढ़ाते, अपने खेती बाड़ी भी करते। बच्चों को पढ़ाने की वजह से लोगों ने खेती बाड़ी भी छोड़ दी, जानवर रखने छोड़ दिए। जब आप एक चीज छोड़ देते हैं तो डिसबैलेंस हो जाती है। पर्यावरण हमेशा बैलेंस से चलता है, उसमें पशु पक्षी भी हो, पानी भी हो, आदमी भी हो, पेड़ पौधे भी हो। जैसे मैंने आपको रामचरितमानस का अरण्य कांड सुनाया है। जब रामचंद्र जी गए तो पंचवटी में रुके, वहाँ की प्रकृति को देखे बहुत मंत्रमुग्ध हो गए। उनका जानवरों के प्रति, पक्षियों के प्रति सब संभाव व्यवहार था, प्रकृति प्रेमी थे वो। वही उत्तराखंड होना चाहिए था, वो संभव हो नहीं पाया। इसमें थोड़ा हमारा जो पॉलिसी मेकर है उनको थोड़ा विजनरी, ऊपर राजनीति से ऊपर उठकर देखना पड़ेगा। उत्तराखंड में यहाँ की पॉजिटिव चीजें क्या हैं। सुनिए, संपूर्ण कोई नहीं होता है, स्ट्रेंथ क्या है वो देखो, स्ट्रेंथ को आगे बढ़ा। वीकनेस तो सभी में होती है, नोबडी इज परफेक्ट, नहीं तो हम गॉड हो जाते हैं। और वो स्ट्रेंथ को देखते हुए यहाँ कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, पलायन रोकने के लिए छोटे छोटे लघु उद्योग जो है कैसे क्रिएट कर सके। बहुत अपॉर्चुनिटी, हजारों प्रोजेक्ट कर सकते हैं हम लोग। पानी मिनरल वाटर हल्द्वानी से, बाजपुर से जाए, जरूरी थोड़ी है, बागेश्वर में बना सकते हैं, पिथौरागढ़ में बना सकते हैं। 10 लोगों की आजीविका होगी वहाँ पर। वहाँ पर एक सिबक थॉर्न करके जंगली फ्रूट होता है, वो एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत बढ़िया है। काफी अलग अलग चीजों में प्रोडक्ट, स्किन केयर में, हाँ, हेल्थ में, और इतने सारे जूसेस, वो एंटी कैंसरस भी है। और लद्दाख में इसमें बड़ा काम हो रहा है, चाइना में बड़ा काम हो रहा है। हम भी कर सकते हैं, थोड़ा 10 करोड़ का तो कर सकते हैं। ऐसा प्रोत्साहन थोड़ा सरकार से, थोड़ा इंडिविजुअल का इंटरेस्ट भी जरूरी है। और सभी चीज सरकार करे हम ये भी नहीं चाहते हैं, कुछ हमको भी हाथ पांव हिलाने पड़ेंगे, अपने रिसोर्सेज, मेहनत, ये सारी चीजें हैं।
उत्तराखंड खूबसूरत है, इसको और यू आर गुड बट यू कैन बी बेटर, ये पोजीशन में है अभी। जी सर। सर आज जब आपकी मैं प्रेजेंटेशन देख रही थी तो मैंने आपसे अभी इस बारे में बात भी करी कि जब हम देखते हैं कि कितना डैमेज हो चुका है, कितनी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं या होने वाली हैं, या कितने स्पीशीज ऑफ प्लांट्स फिर से एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, या जो यहाँ के मूल्य थे वो अब इन्वेजन वाले प्लांट से उनको डैमेज हो रहा है। ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो हमें कभी कभी लगने लगता है कि क्या सच में बहुत देर हो गई है अब। क्योंकि मैं ये इसलिए सवाल पूछ रही हूँ कि मैं इस जनरेशन से बिलोंग करती हूँ कि हम लोगों का डिसीजन मेकिंग में कोई हाथ नहीं था। ये जो भी अभी हो रहा है ये एक प्रीवियस जनरेशन के डिसीजंस का नतीजा है और उससे प्रीवियस जनरेशन के डिसीजंस का नतीजा है। बट अब जो एक्शन की बात आ रही है, जो अभी इस साल की थीम भी है एक्शन, तो वो अब हमारे ऊपर आएगा उसका ओनस कि अच्छा अब आपको एक्शन लेना है। तो कहीं कहीं पे एक घबराहट होने लगती है, एक एंजाइटी होने लगती है। मुझे लगता है कि इस साल की थीम का जो थीम होनी चाहिए थी इस बार की, वो होनी चाहिए थी क्लाइमेट एक्शन एंड एंजाइटी। क्योंकि एंजाइटी भी बहुत ज़्यादा हो रही है कि अब हम करें तो क्या करें और किस डायरेक्शन में आगे बढ़ें और किन लोगों को इन्वॉल्व करें। तो उससे रिलेटेड भी मैं आपसे जानकारी लेना चाहती थी कि आप यंग जनरेशन को या नई जनरेशन जो आ रही है जिस पर एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जा रही है, अब उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, एंग्जाइटी होना बहुत स्वाभाविक है। जब आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ते हैं तो आप अनुभव गेन करते हैं। आपको सडन कोई प्रॉब्लम के ऊपर बैठा दिया जाए तो बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए आपको एक्सपर्ट ढूंढने पड़ते हैं, दूसरे की बुद्धि से चलना पड़ता है। दूसरे के जेब का धन और दूसरे के बुद्धि से काम नहीं चलते हैं। हमने जो ये अनुभव लिया है, अभी मैं 12 होते ही बताया, हमने कागज से नहीं नापा, वो अपने जूतों से नापा है वहाँ का नॉलेज है कि नहीं, पैदल चल के। और वहाँ पर कोई भी गया नहीं है, लोगों ने कागज से लिख दिया। मैं 2014 का पेपर कोई गुप्ता जी का पढ़ रहा था, उन्होंने डिस्प्यूट एरिया ये 180 स्क्वायर किलोमीटर बता दिया है। उन्होंने पेपर से लिखा होगा लीगल, बट वो 8 किलोमीटर ही दूरी है। और वहाँ पर हमारी आर्मी है, ITBP, वो केवल प्रकृति संरक्षण नहीं कर रहे हैं, मानव प्रहरी भी हैं। वहाँ पर हवा 2 बजे के बाद हवा चलती, सनसनाहट 14,000 फीट पर रहना ही मुश्किल है। उनके लिए जो मौसम का इंडिकेटर है हवा ही है, और प्रकृति प्रेमी, भूमि संरक्षण, वो सब वही कर रहे हैं वहाँ पर। तो ऐसे जब हम जाएंगे तभी अनुभव होता है। न्यू जनरेशन ऐसा है कि उनको चैलेंज तो है ही उनके लिए, बट चैलेंज से घबराना नहीं है। कुछ ना कुछ नया, जैसे अमीबा होता है, एक छोटा सा माइक्रो जीवी, वो बडिंग करता है, दूसरी तरफ मुड़ जाता है, तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलता है। जब प्रकृति कुछ ना कुछ करती है तो सॉल्यूशन भी जरूर आता है। ये अमीबा वाली एनालॉजी मुझे बड़ी अच्छी लगी। आपने साइंस पढ़ा होगा। हाँ, ये तो अमीबा तो अमीबा वाला तो सबसे पहले ही आता है। यहाँ ब्लॉकेज दूसरी तरफ जाता है ना। एक वो उसका रीजनरेशन एक तरह से हो जाता है। जी सर। और एक मैं क्योंकि मैं जर्नलिज्म और कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ, तो एक मैं एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपके लिए सवाल पूछूंगी। ये चीज़ आपने अपनी प्रेजेंटेशन में बोली कि आप शुरू में एक लिस्ट दिखा रहे थे कि कितनी अलग अलग तरह की कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं और अभी कौन सी नई कॉन्फ्रेंस आने वाली है बाकू में, अजरबैजान में, जो आप बता रहे थे। फिर आपने बोला कि हम इसका हिस्सा नहीं होंगे, तो वो बात मैंने गौर उस पर दिया। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्यों ऐसा होता है कि जब ये बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो जो लोग सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं वो कभी कॉन्वर्सेशन का पार्ट ही नहीं बन पाते, और क्यों ऐसे डिसीजन ज़्यादातर बड़े 5 स्टार होटल्स और बड़े बड़े ऑफिसेज, AC ऑफिसेज और लेदर चेयर्स वाले ऑफिसेज में होती हैं? नहीं, मैंने हम इसका हिस्सा नहीं होंगे ऐसा नहीं कहा है। अच्छा। ये पहले यूनाइटेड नेशंस डे था जी, फिर उसके बाद एनवायरनमेंट डे हुआ, फिर इको डे हुआ, फिर इसको इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे कह दिया। जी। देखिए, वो अमेरिका ही चलता है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, तुलसीदास जी ने कहा, जो समर्थ आदमी है उसे कोई दोष नहीं होता है। वो कहीं पर भी हो, समाज हो, जो गरीब है उसके लिए नियम होते हैं, तो जो उन्हीं के डायरेक्शन में चलता है। लेकिन हमें अपने देश के हिसाब से चलना, अपने सनातन के हिसाब से चलें, रामचरित के हिसाब से चलें। मैंने कहा कि हनुमान जी सबसे बड़े पर्यावरणविद थे, उनको 49 किस्म की हवाओं का ज्ञान था। तो वो चीजें हमने भी स्टडी नहीं करी। पहले तो हम गंदगी न करें, जो है उसी को बचाएं, उसको नुकसान न करें, वो बड़ा कंट्रीब्यूशन तो अपने आप बच जाएगा। उसके बाद
जो धरती के अंदर है हम उसको नहीं निकालो भी नहीं करें, साइंटिफिक ढंग से निकालिए। अब माइनिंग करते हैं कहीं पर, एक्सेस है, निकालिए। रिवर ब्लॉक न करें और पेड़ों को न गिराएं, गिर गए गलती से तो रिप्लांटेशन करें। रिप्लांटेशन भी ऐसे करें जो इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट हो, जिसमें मेडिसिनल वैल्यू हो, फ्रूट वैल्यू हो। तो ये मोनोटोनस जंगल ना हो, मल्टीपर्पज, जिससे हमारे वाटर कंजर्वेशन हो। अच्छे जंगल रहे तो वाटर भी आता है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कुमाऊं की, जहाँ बुरांस होगा, रोडोडेंड्रॉन होगा, ओक होगा और उतीस होगा, वहाँ पानी जरूर होता है, तो वहाँ नमी रहती है। जहाँ नमी रहती है वहाँ जानवर भी आएंगे, वहाँ हरियाली भी रहेगी, वहाँ लोग पानी पीने भी आएंगे, स्रोत हमारे सूखेंगे नहीं। तो कुल मिला के उत्तराखंड को अभी समेटने की ज़रूरत है, संवारने की ज़रूरत है। बहुत नाजुक हालत में है, मतलब ऐसे क्रिटिकल पोजीशन में है। जरा ऊपर गए तो सब्लिमेट हो जाएगा, नीचे हो जाएगा तो फ्रीज हो जाएगा। तो इसको बड़े, एक बच्चे को जैसे हम गोदी में लेकर चलते हैं, उसको लाड़ प्यार से पालते हैं, वो स्थिति में उत्तराखंड है अभी, क्रिटिकल स्टेज है। जी सर, क्योंकि इस बार की थीम क्लाइमेट एक्शन है, तो हम एक तरह से फ्यूचर रेडी होना भी सीखेंगे इसी मिटिगेशन और अडेप्शन में, क्योंकि क्लाइमेट एक्शन से हमारा मतलब ज़्यादातर मिटिगेशन और अडेप्शन ही होता है। तो आज के दौर में जब एआई का समिट्स चल रहे हैं और इतनी उसके ऊपर बात हो रही है और उसको एक्सपैंड करने की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस कॉन्वर्सेशन में एआई की भी एक जिक्र होना ही चाहिए, क्योंकि एआई हमें पता है कि उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, उसके वंडर्स क्या क्या हैं, बट साथ में हम एक एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव ज़्यादा निगलेक्ट हो जाता है, जिसके बारे में अब थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हो रही है, क्योंकि अब देख रहे हैं कि डेटा सेंटर्स में कितने रिसोर्सेज लग रहे हैं। तो उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं कि इसमें एआई तो बढ़ रहा है, उसके साथ साथ उसके बारे उस पर इतनी फंडिंग भी मिल रही है, और इंडिया में भी एआई समिट रिसेंटली हुआ, पर क्या भारत बस एक डेटा सेंटर का हब बन के रह जाएगा, और फिर उसमें हमारे रिसोर्सेज का क्या होगा? वो भी एक ऐसे देश में जहाँ पे पहले से ही रिसोर्सेज की इतनी किल्लत फील हो रही है अभी। ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं, एआई है तो अच्छी चीज़, लेकिन उससे बहुत सारे जॉब चले जाएंगे, क्योंकि सब ऑटोमेटिक हो रहा है। जब हमारे यहाँ कंप्यूटर आया तो भी अपोज हुआ था, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन जॉब, हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतनी थिक है तो हमको कुछ उसके अलावा और भी चीज़ें चाहिए होती हैं। और एक इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव ऐसा है, कई चीज़ें तो एग्जॉस्ट होंगी उसकी वजह से, वो तो नेचुरल है, बट उसको कैसे हम बैलेंस रखना, ये एक नीति बनानी पड़ेगी इसके लिए। जस्ट रैंडमली आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे देश के लिए। क्योंकि आप कंप्यूटर में ही देखो, आज जो डिजिटल चीज़ें, हमारे 50 साल के ऊपर वाले तो बुजुर्ग आउटडेटेड हो गए हैं, वो लगते हैं हम अब कहीं किसी काम के नहीं हैं, और इस एज में सीखना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे न्यू जनरेशन से ऊपर को लाके ट्रेंड करना चाहिए। एकदम थोपना, जो आपने कहा ना, चैलेंजेस यंग यूथ के ऊपर, वो भी डेंजर तो है ही है। इसलिए आपको पुराने लोगों की सलाहकार की जरूरत पड़ेगी, इसलिए अनुभव की जरूरत होती है यहाँ पर। और मैं ये कहूँगा कि तुलसीदास जी ने कहा है रामचरितमानस में, सकल पदार्थ ये जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। जितने भी धरती में सकल पदार्थ चीजें हैं, आदमी कर्महीन रहेगा तो कभी नहीं पाएगा। तो कर्म हमको करना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में करना है। जी सर, जाते जाते, अब क्योंकि हम कार्यक्रम के अंत में आ गए हैं, जाते जाते मैं आपसे बस इतना एक अनुरोध करूंगी कि जो कविता आपने शुरू में वहाँ पे पढ़ी थी, वो आप हमारे रेडियो ऑडियंस के लिए भी एक बार पढ़ दीजिए। अब ये है कि इस साल की थीम है क्लाइमेट एक्शन। अब एक्शन को मैंने समराइज करके एक कविता बनाई। अगर वही हम फॉलो करेंगे तो सारा एक्शन हमारा जो है, हमको सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत है। तो एक्शन वही अपने आप में एक्शन है, इसलिए मैंने वो कविता आपको सुनाई। तो 2 लाइन कहता हूँ। हम इस धरा को सजाएंगे, ये प्रण करके देखो, पर्यावरण बचाने के नव जतन करके देखो। पशु पक्षी फूल पौधे, आकाश भूमि दरिया ये पवन, सुंदर गगन सर पर देखो। प्रकृति से है श्वास आवास भोजन, इस उपहार को तुम नमन करके देखो।
खूबसूरत धरा को सजाओ तो यारो, खिल उठे हर चमन, कुछ यतन करके देखो। संकल्प लेकर चलो तो मित्रों, जग में भारत को आगे सब जन करके देखो। इस धरा को सजाएंगे, ये प्रण करके देखो, ये प्रण करके देखो। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन, हेलो हल्द्वानी 91.2 FM, जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो है। धन्यवाद।